चलिए बच्चों, ये नई चीज़ देखिए, इसका नाम क्या है? इम्पैक्ट पैरामीटर है। क्या है? इम्पैक्ट का पैरामीटर। सिंपल सी बात क्या है, देखो आप डायग्राम से समझो। ये गोल्ड का न्यूक्लियस है। क्या है? गोल्ड का न्यूक्लियस है। ये गोल्ड के न्यूक्लियस की सेंट्रल लाइन है। क्या है? सेंट्रल लाइन। और ये हमारा अल्फ़ा पार्टिकल है। क्या है? अल्फ़ा पार्टिकल। यह अल्फ़ा पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर है। कौन सा वेक्टर है? वेलोसिटी वेक्टर। मतलब वो मूव कैसे कर रहा है। आपको पता है अल्फ़ा पार्टिकल स्केटर करता है, तो आपको बस यही बताना है कि ये स्केटर जो कर रहा है उस पाथ और सेंट्रल लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है। ठीक है, वही होता है आपका इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर कुछ और नहीं है, इट इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर फ्रॉम द सेंट्रल लाइन ऑफ द न्यूक्लियस। बेसिकली ये क्या है? एक तरह का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। किसका? वेलोसिटी वेक्टर का। वेलोसिटी वेक्टर किसका है? अल्फ़ा पार्टिकल का है। और कहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है? फ्रॉम द सेंट्रल लाइन ऑफ द गोल्डन न्यूक्लियस। ये आपका इम्पैक्ट पैरामीटर है। तो इट इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द सेंट्रल लाइन ऑफ द गोल्ड न्यूक्लियस। बेसिकली ये कुछ और थोड़ी बता रहा है, ट्रेजेक्ट्री बता रहा है। जब कोई अल्फ़ा पार्टिकल गोल्ड के न्यूक्लियस से पास करेगा तो उसकी क्या ट्रेजेक्ट्री बनने वाली है, उसके बारे में बताता है। तो इट डिटरमाइंस ट्रेजेक्ट्री ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल व्हेन इट पास थ्रू द गोल्ड न्यूक्लियस। जब ये गोल्ड न्यूक्लियस से पास करेगा तो उसकी क्या ट्रेजेक्ट्री होने वाली है, उसके बारे में ये बताता है। अब बेसिक बात क्या है? फॉर्मूला याद रखना, बी ही है आपका इम्पैक्ट पैरामीटर, बराबर किसके है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जेड आपको पता ही है क्या होता है, गोल्ड का एटॉमिक नंबर होता है। ई स्क्वायर आपको पता ही है, कॉट याद रखना, θ/2 स्केटर्ड एंगल और नीचे है काइनेटिक एनर्जी। तो बी की वैल्यू कितनी है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर कॉट θ/2 अपॉन के ई। ठीक है, बी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर कॉट θ/2 अपॉन के ई, याद रखना। चलो, इतनी सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, तो अब हम रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल देख लेते हैं। क्या बोला था एटॉमिक मॉडल ने रदरफोर्ड के? ठीक है, तो हम यहाँ हेडिंग लगाएंगे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। जैसे अभी आपने किसका मॉडल देखा? जे थॉमसन का देखा था, ऐसे ही अब हम किसका मॉडल देखेंगे? रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल देखेंगे। तो देखिए, इन्होंने सबसे पहले क्या बोला? वही चीज़ बोली कि बेसिकली मैं पहले आपको सम अप कर लूँ। इन्होंने बोला कि एवरी एटम कंसिस्ट ऑफ टाइनी सेंट्रल कोर कॉल्ड ए न्यूक्लियस। पहला तो पोस्टुलेट ये है कि हर एटम के अंदर एक छोटा सा टाइनी सेंट्रल कोर होता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, इन विच एंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड एंटायर मास ऑफ द एटम इज कंसनट्रेटेड। वहीं पे सारा पॉजिटिव चार्ज और सारा मास, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का तो नेग्लिजिबल होता है, तो वहीं पे कंसनट्रेटेड होता है। तो एक एटम के अंदर एक छोटा सा सेंट्रल कोर होता है जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, एटॉमिक न्यूक्लियस, और वहीं पे सारा पॉजिटिव चार्ज और मास क्या होता है? कंसनट्रेटेड होता है। क्लियर है? दूसरी बात इन्होंने बोली कि इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं और उन इलेक्ट्रॉन का टोटल नेगेटिव चार्ज और इनका टोटल पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? बराबर होता है। मतलब एटम इलेक्ट्रिकली क्या होता है? न्यूट्रल होता है, ये बोला इन्होंने। तीसरी बात इन्होंने क्या बोली कि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ सेंट्रीपिटल मोशन में घूमता है। ठीक है, तो उसे सेंट्रीपिटल मोशन में घूमने के लिए फोर्स मिला कहाँ से? यही तो बात है। आपको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स ही होगा जो इसे सेंट्रीपिटल मोशन में घुमा रहा होगा। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा फोर्स बना? क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं होता। आप पे रस्सी है, उसमें पत्थर बांधो, रस्सी में टेंशन हुआ, वही सेंट्रीपिटल बन गया। सन है, अर्थ है, मार्स है, मून है, जो भी हैं चारों तरफ घूमते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ऐसे आपको पता है एटम में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है कूलम्ब्स टाइप का, यही क्या बन जाता है? सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाता है। या ऐसे समझो कि इलेक्ट्रॉन जैसे न्यूक्लियस के नीचे गिर गया तो उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो गया। तो इलेक्ट्रॉन की जिद है कि मुझे न्यूक्लियस के अंदर नहीं मिलना, ये इसकी जिद की वजह से वो घूमता रहता है। न्यूक्लियस उसे खींचेगा, वो बाहर निकलेगा, खींचेगा, बाहर निकलेगा, खींचेगा, बाहर निकलेगा, ये चीज़ें। तो यही रदरफोर्ड के पोस्टुलेट थे, यही हमें लिखना है। तो पहला पोस्टुलेट लिखते हैं कि एवरी एटम कंसिस्ट ऑफ टाइनी सेंट्रल कोर कॉल्ड द एटॉमिक न्यूक्लियस इन विच द एंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड एंटायर मास ऑफ द एटम इज कंसनट्रेटेड। तो एवरी एटम consists of tiny central core called atomic nucleus. Every atom consists of tiny central core called atomic nucleus in which
entire positive charge and entire mass of the atom is concentrated। ठीक है, एंटायर पॉजिटिव चार्ज और एंटायर मास किसी एटम का क्या होता है, कंसनट्रेटेड होता है। दूसरा वही है, आपको पता ही है कि साइज एटम का लगभग कितना होगा, 10 की पावर -10 मीटर होगा, जितना फुटबॉल का प्लेग्राउंड होता है। और साइज क्रेजी बॉल देखिए छोटी सी, उतना मान लो आप। तो साइज ऑफ न्यूक्लियस लगभग कितना होता है, इससे 1,00,000 गुना छोटा होगा, मतलब 10 की पावर -15 मीटर होगा। ठीक है। तीसरा पॉस्टुलेट आपको पता है इलेक्ट्रॉन के बारे में बोलेंगे। तीसरा पॉस्टुलेट ये है कि एटॉमिक न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय सर्टेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एन एटॉमिक न्यूक्लियस इज सराउंडेड, एन एटॉमिक न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय सर्टेन फिक्स नंबर of electron whose total negative, whose कौन है यहाँ, इलेक्ट्रॉन, तो whose total negative charge is equal to positive charge on nucleus, जिसकी वजह से एटम इलेक्ट्रिकली क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जिसकी वजह से एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। चौथा कि द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर रेवोल्यूशन, ठीक है, इज प्रोवाइडेड बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। तो इन्होंने सोलर सिस्टम से ही लिया है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जैसे वहीं से घूमता है ना वो कौन, अर्थ, सन के चारों तरफ। पहले तो ये माना जाता था कि अर्थ तो सन का क्या है, सन है, बच्चा है, तो बच्चा लगाता है ना माता पिता के चारों तरफ चक्कर। कैथोलिक कैसे मानते थे, तो उल्टा ही हो गया ये। कोपरनिकस ने बताया था, तो उसे तो बहुत प्रताड़ना दी थी, मारा था कि तूने उल्टा कैसे बता दिया। द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन फॉर रेवोल्यूशन। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट अलग अलग होते हैं, इंडिया में प्रोटेस्टेंट रहते हैं, जो सूर्या से आए हैं। द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन फॉर रेवोल्यूशन अराउंड न्यूक्लियस इज प्रोवाइडेड बाय, मतलब वही बन जाता है कौन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस किस के बीच में, बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वही क्या बन जाता है हमारा, कुछ और नहीं, सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाता है। इसके लिए अगर आपको कंडीशन लिखनी भी है तो ये लिख लो कि सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर फोर्स ऑफ किसके, इलेक्ट्रोस्टैटिक के। सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा एक ही चीज़ होती है, mv²/r। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये मत है कि तुम पागलों के जैसे मत देखे करो, कहीं तुम न्यूक्लियस लगा दो यहाँ, नहीं, यहाँ इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का है, अल्फा पार्टिकल नहीं है यहाँ 2e मत लिखना। तो यहाँ फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा किस किस के बीच में, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का चार्ज e, न्यूक्लियस का चार्ज Ze, और नॉर्मल डिस्टेंस कितना, जिसे हम ऑर्बिट रेडियस बोलते हैं, r²। पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी है, ये फोर्स है, तो r² आएगा, और यहाँ अल्फा पार्टिकल का चार्ज नहीं आएगा, इलेक्ट्रॉन का आएगा। तो ये कंडीशंस याद रखना। यहाँ पे रदरफोर्ड का भी हमने एटॉमिक मॉडल देख लिया है, ठीक है, गुड। चलिए अब नई चीज़ क्या देखेंगे, नई चीज़ हम ये देखना चाहेंगे कि वाई इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज बाउंड टू द न्यूक्लियस, उसे छोड़ के क्यों नहीं भाग जाता, ऐसी क्या बला है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा न्यूक्लियस पे बाउंड रहता है, ठीक है। और वो हम रदरफोर्ड के मॉडल से देखना चाहेंगे। तो हम नोट डाल के लिख लेते हैं कि वाई इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज बाउंड टू द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन हमेशा न्यूक्लियस पे बाउंड क्यों होता है, या इसी में हम एक सवाल और जोड़ देते हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। वाई टोटल एनर्जी
इलेक्ट्रॉन पे दो एनर्जी है ना, कौन कौन सी? एक तो वो उसकी न्यूक्लियस से दूरी है पोटेंशियल, और एक वो मूव भी करते रहते हैं तो काइनेटिक। तो वाई टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ नेगेटिव। यही दो चीज़ें हमें देखनी है और देख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। या तो आप एक मार्क्स में है कि इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज बाउंड टू द न्यूक्लियस, तो उसका आंसर यही है, बिकॉज टोटल एनर्जी इज नेगेटिव। टोटल एनर्जी नेगेटिव मतलब देयर इज ऑलवेज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वही समझाने चाहेंगे। तो देखो कैसा समझाएंगे। आपको पता है अगर कोई स्टेबल ऑर्बिट हो, अगर कोई स्टेबल ऑर्बिट हो और वहाँ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो उसके लिए हम ये लिख सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होंगे? बराबर होंगे। बोलो हाँ या ना? यस सर, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर, लिख लो। तो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv²/r, v बनाऊंगा mv²/r। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है 1/4πε0, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन E, चार्ज ऑन न्यूक्लियस Zd, और अपॉन में कितना? r²। ये मान के चलेंगे। हम एक काम करते हैं, यहाँ से v² की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो पहले तो आपको ये आया कितना? mv², कितने के बराबर? ध्यान से देखो, 1/4πε0 Ze²/r। यह आया। मैं चाह रहा हूँ हाफ लगा लो दोनों साइड। क्यों? क्योंकि हाफ mv² बन जाती है काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। तो हाफ mv² बन गया आपकी काइनेटिक एनर्जी, और ये बराबर आई, यहाँ से देखो, Ze² अपॉन कितना? 8πε0r। ये याद रखना, काइनेटिक एनर्जी होगी Ze² अपॉन 8πε0r। ये हो गई। चलो एक और काम करते हैं। जब ये हो गए तो एक तो काइनेटिक एनर्जी, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे दो तरह की एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी आती है ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दो तरह की एनर्जी है, ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अब जो पोटेंशियल एनर्जी आने वाली है U, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी जिसे हम बोलेंगे U, वो क्या आएगी? वो आपको पता है होगी, वो होगी पोटेंशियल ड्यू टू न्यूक्लियस इनटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जो कि होते हैं -e। हाँ, यहाँ माइनस लगा देना क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, और वो भी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? पोटेंशियल ऑफ न्यूक्लियस होगा 1/4πε0 चार्ज ऑन न्यूक्लियस, जो कि होता है Zd, अपॉन डिस्टेंस कितना है? r। कितना है? r। और यहाँ से आया -e, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी होती है ड्यू टू इट्स पोजीशन। इट्स कौन है? यहाँ इलेक्ट्रॉन। इट्स पोजीशन फ्रॉम न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से जो इसकी एक स्पेशल पोजीशन है उसकी वजह से। तो ये वैल्यू आई -Ze²/4πε0r, ये आई, ठीक है। दोनों को ऐड करते हैं, टोटल एनर्जी निकालते हैं। अगर वो नेगेटिव आ गई तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बाउंड होगा न्यूक्लियस से, और ये रदरफोर्ड के बेस पे कर रहे हैं, आगे नील बोर के बेस पे भी करेंगे। तो टोटल एनर्जी होगी आपकी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक कितनी है? Ze²/8πε0r, और वहाँ पे कितनी है? ये है -Ze, प्लस माइनस क्या लगाना? माइनस लगाओ, Ze² अपॉन 4πε0r। क्या क्या कॉमन ले सकते हो? Ze², और क्या कॉमन ले सकते हो? 4πε0, और क्या कॉमन ले सकते हो? r। क्या बचा बच्चों? ध्यान से देखो, यहाँ से बचा हाफ, वहाँ से बचा -1, 1/2 -1 कितना होगा? -1/2 होगा। कितना होगा? -1/2। 1/2 -1 कितना होगा? अबे 1 - 2/2 नहीं होगा, -1/2। तो टोटल एनर्जी कितनी आई? Ze² अपॉन 4πε0r, और वहाँ से आया -1/2। तो टोटल एनर्जी आपकी आ रही है -Ze² अपॉन 8πε0r, विच इज़ नेगेटिव। नेगेटिव कब आती है? जब सिस्टम क्या होता है? स्टेबल होता है, तभी तो रिलीज़ करता है एनर्जी, मतलब सिस्टम स्टेबल है। अब अगर सिस्टम पहले से ही स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन छोड़ के क्यों जाना चाहेगा? सिस्टम क्या है भैया? इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का सिस्टम नेगेटिव। नेगेटिव मतलब क्या होता है? एक्सोथर्मिक नहीं होता बेवकूफ़। एक्सोथर्मिक कब होगा? जब सिस्टम पहले से स्टेबल है। कोई सिस्टम बना है वो खुश है, स्टेबल है, तभी तो हम आयनाइजेशन एनर्जी देते हैं, हम ज़बरदस्ती निकालते हैं, एनर्जी देनी पड़ती है। अगर वो खुश नहीं होता तो वो ऐसे ही निकल जाता। तो सिस्टम स्टेबल है, दैट इज़ पहली बात तो सिस्टम स्टेबल है, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन इज़ ऑलवेज बाउंड टू द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन इज़ ऑलवेज बाउंड टू द न्यूक्लियस।
एज देर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इसकी वजह से एनर्जी नेगेटिव है, एक्सोथर्मिक है, और वो खुश रहता है। ठीक है भैया, ये याद रखेंगे। अब गुड, याद रख लोगे, गुड, शाबाश। चलिए रदरफोर्ड मॉडल की लिमिटेशंस देखते हैं। लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। देखो रदरफोर्ड क्लासिकल मॉडल पे बेस्ड था, ठीक है, ये क्वांटम थ्योरी पे बेस्ड नहीं था। नील बोर ने थोड़ा प्लांक्स की क्वांटम थ्योरी भी लगा दी थी, ठीक है। तो लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड क्लासिकल मॉडल, बस फिर नील बोर का देखेंगे। लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड क्लासिकल मॉडल, रदरफोर्ड के क्लासिकल मॉडल की लिमिटेशंस क्या थी, ये। तो देखो एक मैं सिंपल सा समझाता हूँ होता क्या है। मान लो कोई लड़की है, ठीक है, और वो लड़की ग्राउंड के चक्कर मार रही है, ये तो भाग मिल्खा, तो भाग रही है 5-6 राउंड मारे, उसने थक गई। पर उसका जो वारंट ऑफिसर है या कोई ऑफिसर है, लेटेस्ट से गुंजन सक्सेना है ना, श्रीमती गुंजन सक्सेना है, उन्हें बोला भागो पनिशमेंट मिली है। तो रुकना भी नहीं है उन्हें, तो उन्होंने क्या करा, चला के दिखाई और छोटे छोटे चक्कर मारना शुरू करे, ऐसे। जैसे जैसे एनर्जी कम हो रही है, छोटे छोटे चक्कर मारना शुरू करा, और सीधा फिर वो यहाँ आ गई, ठीक है, यहाँ आ गई। मतलब जैसे ही हम सर्कुलर मोशन करते रहेंगे, हमारी एनर्जी रेडिएट होती रहेगी, हम थकते रहेंगे, और एट एनी टाइम फिर हम सेंटर में आ जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन के साथ भी ऐसे ही होना चाहिए। जैसे गुंजन सक्सेना की जगह इलेक्ट्रॉन है, ये आपका न्यूक्लियस है। इलेक्ट्रॉन हमेशा घूमता रह रहा है, तो उसकी एनर्जी रेडिएट हो रही होगी फोटोन की फॉर्म में, E = h², बट वो तो लगाएंगे नहीं अभी, तो सीधा रेडिएट होती रहेगी, और धीरे धीरे उसकी एनर्जी कम होगी, एंड इट में इवेंचुअली फॉल इनटू द न्यूक्लियस, और उसका काम तमाम। और एटम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो ये दुनिया हो ही नहीं सकती कायनात। पर दुनिया है, तो मतलब हम मॉडल गलत लगा रहे हैं। ऐसा तो होता नहीं है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर गिरता है। तो यही इसकी प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम हम समझना चाहेंगे। तो पहले प्रॉब्लम फिट कर देते हैं क्या चीज़ है। तो प्रॉब्लम ये है एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, an electron revolving around the nucleus may continuously radiate या release energy and may eventually fall into the nucleus, पहली प्रॉब्लम ये है, फेलियर है ये। तो हमारी जो बेसिक क्लासिकल थ्योरी है वो समझा ही नहीं पाई कि ऐसा तो होता नहीं है, वो गिरता नहीं है न्यूक्लियस के अंदर, तो ऐसा है क्यों नहीं, ठीक है। पहली तो ये बात है। दूसरी बात क्या है कि यहाँ से आ जाती है, इसी से एक इसका यहाँ से देखो सिस्टम क्या हो जाता है, अनस्टेबल बनने लग जाता है, अनस्टेबल सिस्टम। पर ऐसा होता नहीं है। तो एक तो ये प्रॉब्लम है क्लासिकल फिजिक्स की या रदरफोर्ड के मॉडल की। दूसरी ये है कि हमें पता चला यहाँ से कि अगर ऐसा होता भी है तो कंटिन्यूस रेडिएशन होता है। कैसे रेडिएशन होता है? कंटिन्यूस रेडिएशन का एमिशन होता है, कंटिन्यूस रेडिएशन एमिशन होगा। अब देखो आप खुद ही समझो, पहले ज़्यादा एनर्जी होगी, जो भी वो हमारी हीरोइन है उस पर क्या है, ज़्यादा एनर्जी है, तो वो ज़्यादा एनर्जी रेडिएट करेगी, धीरे धीरे कम एनर्जी हो जाएगी, तो अब कम एनर्जी रेडिएट होगी। तो क्योंकि कंटिन्यूस रेडिएशन एमिशन हो रहा है तो एनर्जी डिफरेंट होंगी, एनर्जी ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, अलग अलग वेवलेंथ की एनर्जी क्या होगी, एमिट होगी। पहली तो ये बात है कि कंटिन्यूस रेडिएशन का एमिशन हो रहा है तो डिफरेंट वेवलेंथ की एनर्जी क्या होगी, रेडिएट होगी। इसका मतलब अगर डिफरेंट वेवलेंथ की एनर्जी रेडिएट हुई और कंटिन्यूस रेडिएशन का एमिशन चल ही रहा है तो हमें ऑब्जर्व होना चाहिए था कैसे स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, अलग अलग तरीके का, अलग अलग फ्रीक्वेंसी का, अलग अलग वेवलेंथ का कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम।
ये हमने एक्सपेक्ट करा था, क्या करा था, एक्सपेक्ट करा था। रदरफोर्ड ने भी ये एक्सपेक्ट करा कि वो रेडिएशन एमिट कर रहा है तो एनर्जी होनी चाहिए अलग अलग वेवलेंथ की एमिट, ठीक है, एनर्जी अलग अलग वेवलेंथ की एमिट होनी चाहिए। तो ऑब्जर्वेशन से कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए, बट रियलिटी में लाइन स्पेक्ट्रम आया। कैसा स्पेक्ट्रम आया, लाइन स्पेक्ट्रम आया। लाइन स्पेक्ट्रम में जो रेडिएशन एमिट भी होगी तो वो फिक्स वेवलेंथ की होगी, ठीक है। तो लाइन स्पेक्ट्रम में एनर्जी जो एमिट होती है वो फिक्स फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की होती है। तो हुआ ये, सोचा ये था, और सोचा ये था क्योंकि रदरफोर्ड का क्लासिकल मॉडल तो यही बताता है कि उसे गिर जाना चाहिए था। अच्छा, मॉडल ये वाला होता है, ये वाला होता है, पता नहीं, ये वाला मॉडल कैन कुड माइट शेल वी आउट टू ये होता है। अच्छा, कोई बात नहीं। तो दो प्रॉब्लम मैंने आपको बता दी। पहली तो क्या है कि क्लासिकल मॉडल के हिसाब से कोई चल रहा है, रेडिएशन एमिट करेगा तो इवेंचुअली वो बीच में ग्राउंड के आ जाएगा या न्यूक्लियस में गिर जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है। दूसरा, अगर वो रेडिएशन एमिट कर रहा है तो पहले तो ज़्यादा एनर्जी की वेवलेंथ एमिट करेगा, मतलब वेवलेंथ कम होगी, ज़्यादा एनर्जी वो एमिट करेगा। और Ehc/λ होता है तो वेवलेंथ कम होगी, फ्रीक्वेंसी पहले के समय ज़्यादा होगी। धीरे धीरे करके वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। बट ऐसा होता नहीं है। इसका मतलब आपको कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ का, बट ऐसा होता नहीं है। हमें असली में लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है जिसकी एनर्जी एमिशन एक जैसा होता है, मतलब उसमें शुरुआत में भी वही वेवलेंथ एमिशन हो रहा है और बाद में भी वही वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का एमिशन हो रहा है। तो ये दिक्कतें आ गई। इसे सॉल्व करा बोहर ने। किसने सॉल्व करा, बोहर ने। बोहर की कहानी तो बहुत ही खतरनाक है। उन्हें सपने में ऐसा दिखा था कि जैसे ये अंडा है और इसमें कोई सांप कुंडली मार के बैठा है। यही हमारा बाद में एक बेस बना एटॉमिक मॉडल का, ठीक है। तो ये भी हमें समझना है ठीक से। चलिए, थैंक यू।